मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अमेरिका सीनेट की रचना, उसकी शक्तियाँ और उसके कार्यों के संबंध में अध्ययन करेंगे। अमेरिका कांग्रेस के द्वितीय सदन को सीनेट कहते हैं। सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और अमेरिका संघ की प्रत्येक इकाई राज्य के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब 13 राज्यों से मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया गया, उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या 26 थी, परंतु अब अमेरिका संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 हो गई है। सदस्यों की योग्यताएं: नंबर 1, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 2, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए। नंबर 3, वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। सदस्यों का चुनाव: 17वें संविधान संशोधन 1912 में प्रस्ताव किया गया, जो 1913 में पारित हुआ, जिसमें सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाने लगा। इसके कारण सीनेट का महत्व बढ़ गया। अवधि: सीनेट एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और लंबे समय तक अनेक सदस्य इसके सदस्य बने रहते हैं। गणपूर्ति: सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। वेतन, भत्ते और उन्मुक्तियाँ: कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन, भत्ते और उन्मुक्तियाँ समान हैं। उन्हें $30,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त $17,500 क्लर्क के लिए उन्हें यात्रा भत्ता व स्टेशनरी व्यय आदि कुछ अन्य खर्चे प्राप्त होते हैं। उन्हें निःशुल्क तार सेवा, टेलीफोन सेवा व चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होती है। सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। सदन में किए गए भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अधिवेशन: 20वें संविधान संशोधन 1933 के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही आरंभ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन के समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न करें। दोनों सदनों में अधिवेशन स्थगन की तिथि पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। सभापति तथा अन्य पदाधिकारी: संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। उसके द्वारा सीनेट की कार्रवाई का संचालन पूर्ण निष्पक्षता के साथ करता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता, परंतु पक्ष विपक्ष के बराबर के मत आने पर अपने मतदान का प्रयोग करता है। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। यह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में यह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फिलिबस्टर: सीनेट की कार्रवाई की एक विशेष बात, जिसे उसका दोष भी कहा जाता है, यह रही है कि सीनेट के सदस्यों को मन चाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने से पूर्व ही विचार व्यक्त करने पर समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता न हो गया हो तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय पर 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता, लेकिन संशोधनों पर बोलने में यह प्रतिबंध
नहीं होता। सीनेट की शक्तियाँ और कार्य। सीनेट की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। सीनेट अमेरिका कांग्रेस का द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन को कानून निर्माण में गौण शक्ति ही प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिका सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। मुनरो के शब्दों में, यह कांग्रेस की एक सम्मान पदी शाखा है, अधीन नहीं, और निम्न सदन के साथ राष्ट्रीय कानून निर्माण के कार्य में साझेदार है। सीनेट को कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का विवेचन साधारण विधेयकों, संवैधानिक विधेयकों और वित्त विधेयक के संबंध में पृथक पृथक किया जा सकता है। साधारण विधेयक के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और वे तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर लें। संवैधानिक संशोधनों के संबंध में भी दोनों की स्थिति समान है। संविधान में संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और विधेयक पारित किए जाने के लिए दोनों सदनों 2/3 बहुमत से उसे पारित करें। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयकों को प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, सीनेट में नहीं। किंतु संविधान यह भी कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भांति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है, और वित्तीय विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जबकि कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर दें। नंबर 2, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। सीनेट की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा की तुलना में बढ़कर हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसकी प्रमुख शक्तियाँ हैं। नंबर 1, कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम शक्ति नियुक्तियों को पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैध होती हैं जबकि सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्तियां कर सकता है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियां हैं जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती हैं, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च सैनिक अधिकारी आदि। दूसरे प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती हैं जो किसी राज्य में की जाती हैं, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्टमास्टरों के कुछ वर्ग, जिला न्यायवादी तथा मार्शल आदि। राष्ट्रपति दूसरी श्रेणी की नियुक्तियों के बारे में सीनेटर से परामर्श करें। सीनेटर शिष्टता का नियम प्रचलित है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करे उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श कर ले। यदि वरिष्ठ सीनेटर उसके दल से नहीं है तो कनिष्ठ सीनेटर से परामर्श किया जाता है। यदि दोनों ही सीनेटर राष्ट्रपति के दल से नहीं है तो वह सीनेटरों से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है। नंबर 2, कार्यपालिका के क्षेत्र में दूसरी शक्ति संधियों के विषय में है। संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएंगी जब तक कि सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले। जान का तो कहना है कि सीनेट में आने वाली संधि अखाड़े में जाने वाले सांड के समान है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर अंतिम प्रहार किस प्रकार और कब होगा, परंतु एक बात निश्चित है कि वह अखाड़े में जीवित बाहर नहीं जाएगा। नंबर 3, सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम 2 कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही करती है, किंतु इस तीसरी शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है। नंबर 3, अन्वेषण की शक्ति। सीनेट को महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण
अन्वेषण या जांच से के संबंध में प्राप्त है। संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है और सीनेट के इन अन्वेषणों को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने का एकमात्र साधन है। नंबर 4, न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट को न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है, जिसमें प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वहीं उस पर निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए यह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाही के लिए बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना आदि करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्ध के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नंबर 5, अन्य शक्तियाँ। सीनेट को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों के निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है। सीनेट की शक्तियों से स्पष्ट है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। एक और तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतंत्रात्मक असावधानी और धृष्टता पर तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने वाली एक सत्ता है। सीनेट की आलोचना। निम्नलिखित कारणों से सीनेट की आलोचना की जाती है। सीनेट में अपनाए गए फिलिबस्टर के कारण बहुत समय खर्च किया जाता है। नंबर 2, सीनेट की कार्रवाई का एक आधार लॉन्ग रोलिंग पद्धति है जो पारस्परिक सहयोग का एक भ्रष्ट साधन है। नंबर 3, नियुक्तियों के संबंध में सीनेट की प्रतिशिष्टता की व्यवस्था के आधार पर सीनेटर अपने ही राजनीतिक स्वार्थों को दृष्टि में रखते हुए अपने राजनीतिक समर्थकों और मित्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा देते हैं और गुण तथा योग्यता की उपेक्षा होती है। नंबर 4, सीनेट प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसे प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकता। नंबर 5, सीनेट की अन्वेषण संबंधी समितियों की कार्रवाई राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती हैं और इसमें राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जाती है। नंबर 6, सीनेट का संगठन अप्रजातांत्रिक है। अमेरिका संघ की इकाइयों में जनसंख्या की दृष्टि से बहुत भेद है, किंतु सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। नंबर 7, सीनेट के सदस्य समाज के कुलीन वर्ग से आते हैं और उनके द्वारा जनसाधारण के हितों की उपेक्षा की जाती है। अनेक बार सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों और धन का प्रयोग किए जाने की बात भी कही जाती है। नंबर 8, सीनेट की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसके द्वारा सीनेट प्रिय अहंग के वशीभूत होकर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करने और राष्ट्रपति को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में भी सीनेट की यह प्रवृत्ति बनी रहती है
और इससे राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचती है।